मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब लास्ट वीडियो में बच्चे मैंने आपको पूरा किडनी के बारे में बता दिया है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के बारे में पूरा बता दिया है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। अब नेफ्रॉन मैंने आपको क्या बताया था, नेफ्रॉन क्या होते हैं। सबसे पहली बात, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन क्या है। तो ये क्या है? फंक्शनल यूनिट होती हैं। क्या है नेफ्रॉन? फंक्शनल यूनिट है आपकी, किसकी? किडनी की। ठीक है, ये क्या है बच्चे? फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? किडनी की। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? कल के ही वीडियो सुनना, इसमें मैंने ये जो रीनल पिरामिड्स हैं इसके अंदर ये जो ऐसे निकले हुए हैं, ये देखें तो ये चीज़ क्या होते हैं इसमें? नेफ्रॉन। और एक किडनी के अंदर, ये एक किडनी है, मतलब एक किडनी है, इस एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन हैं? 1 मिलियंस में है। तो दूसरी किडनी में भी मतलब 2 मिलियंस के करीब हमारी किडनी में क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, और नेफ्रॉन क्या होती है? फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, जैसे हमने ब्रेन है, ब्रेन के अंदर फंक्शनल यूनिट क्या पढ़ी थी? न्यूरॉन्स थे वहाँ पे। किडनी में क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। तो अब हम इसी के स्ट्रक्चर को यहाँ पर ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये नेफ्रॉन का, ये पूरा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। तो अब हम इसमें एक एक पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अभी मैं आपको नॉर्मली बताऊं, देखो ये वाला, ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर है, इसको मैं खोल के बनाती हूँ तो देखो ये कैसे बनेगा। आप देखो जैसे मैं बना रही, ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है, ये वाला। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। अब इसके बारे में लिखो, जो जो पॉइंट मैं हमेशा लिखवाती हूँ तुरंत अपनी एनसीईआरटी में अपने नोट्स वगैरह बना लिया करूँ, समझा रही हूँ मैं आपको। तो देखो, अब बोमेन कैप्सूल के बारे में मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहला पॉइंट, ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। लिखो जल्दी से, आपका जो ये बोमेन कैप्सूल है, पहली बात तो ये आपको दिख कैसे रहा है? जैसे कप होता है, कप जैसी शेप का। तो पहले इसमें लिखो कैसा होता है बोमेन कैप्सूल? कप शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कप शेप स्ट्रक्चर हो गया। और ये कैसा होता है? इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन है, तो लिख लेना डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। लिखो जरा, पहले लिखो सारी चीज़ें। डबल मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या है? ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लिखा। अब एक बार इसके डायग्राम को मैं क्लियर करके बनाती हूँ, ध्यान से देखना बच्चे। ठीक है, देखो इस तरीके से बनाया हुआ है पूरा बोमेन कैप्सूल। तो क्या बताया? कप जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया? आउटर और इनर मेम्ब्रेन होंगी इसके पास। ठीक है, तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, अब सुनो जरा, आउटर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराइटल बोलते हैं। लिख लो, आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराइटल बोलते हैं। और इनर मेम्ब्रेन, देखो इसके लिए मैं आपको एक ना डायग्राम, एक इमेज वो प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, उसमें आप लोग देखना, ये देखो जैसे ये है यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर। अब इसको एक बार खोल देते हैं, इधर कर देते हैं, देखो इसको पूरा बड़ा कर देती हूँ। ये देखो यहाँ पर, अब ये देखो क्या बोला मैंने कि, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? आपका जो ये बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल के पास 2 मेम्ब्रेन होती है, मतलब डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन है मतलब एक मेम्ब्रेन कैसी होगी? आउटर होगी, और एक मेम्ब्रेन कैसी होगी? इनर होगी। ठीक है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराइटल। ये जो बाहर की तरफ दिख रही है ये आउटर है, ये पैराइटल है ना, इसको पैराइटल लेयर बोलते हैं। और ये लेयर किसकी बनी होती है? ये नीट के पॉइंट ऑफ पर्पस से बच्चे किससे बनी होती है? सिंपल स्केमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? सिंपल स्केमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। अब आती है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? विसरल लेयर। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? विसरल लेयर, ये अंदर वाली होती है। ठीक है, यही जो लेयर होती है, पहले सुनो, पहले देखो, स्टेप बाय स्टेप चलो, फुल डिटेल में बता रही हूँ, पूरा नीट के उससे मैं आपको क्लास पढ़ाती हूँ बच्चे। तो मैंने क्या बोला? बोमेन कैप्सूल डबल मेम्ब्रेन, आउटर लेयर पैराइटल होती है, जो किसकी बनी होती है? सिंपल स्केमस एपिथेलियम की। इनर लेयर है जो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसरल लेयर। और यही जो लेयर होती है ना बच्चे, ये क्या होती हैं? मॉडिफाइड होती हैं। ये जाकर ये मॉडिफाई कर जाती है किसके अंदर? देखो ये जो लेयर अंदर बनी हुई है, ये आगे जाकर क्या करती हैं? मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब है अपना रूप चेंज कर लेती हैं, और यही आगे जाकर क्या बन जाते हैं? पोडोसाइट्स बन जाते हैं। आपके अंदर की जो विसरल लेयर है, यही आगे जाकर क्या बन जाती है? पोडोसाइट बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है आगे जा करके? ये पोडोसाइट, ये स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, और ये क्या चीज़ में, ये पोडोसाइट क्या चीज़ में हेल्प करेंगे? फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में। भाई किडनी में मेन काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना ही तो होता है, तो ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है। क्लियर हुई?
तो मैंने अभी आपको देखो सब चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिख रहा है ना कप लाइक, ठीक है, दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन इज द पैराइटल, और ये किसकी बनी हुई होती है, सिंपल स्केमस एपिथेलियम की बनी होती है। ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं विसरल लेयर। यही विसरल लेयर आगे जाके मॉडिफाइड होकर कौन सी सेल बना देती है, पोडोसाइट, और इन पोडोसाइट का काम ही क्या होता है, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में मदद करना। समझ में आया, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में मदद करना, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहीं पर ये स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं एक बार, फिर बाद में वहाँ चलेंगे। पहले अपना खुद का बनाया हुआ होता है ना बच्चे, वो सबसे अच्छा होता है। अब यहाँ से ऐसे निकला हुआ है, फिर ऐसे लिम्ब, है ना, देखो एक बार यहाँ पर, अभी आगे एक बार दिखा देती हूँ मैं, है ना, ये देखो जैसे दिख गया। और एक डिटेल वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यहाँ से ही देख लेते हैं। देखो ये रहा, जैसे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ना, ये रहा, देखो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में। तो आपको समझ में आया अभी जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अब देखो ये बोमेन कैप्सूल मैंने आपको बता दिया, ये पूरा बोमेन कैप्सूल बता दिया। यहाँ पर ये जो खाली स्पेस था, फिल्ट्रेशन में काम आ रहा था, ये क्या होता है, नेटवर्क होता है, पूरा नेटवर्क होता है, ठीक है। इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। अब ये किसके काम आती है, फिल्ट्रेशन के काम आती है। अब आगे देखो सारे स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ से ये कहाँ पर आएगा, देखो ये क्या है आपकी पीसीटी। अब मैं आपको पीसीटी के बारे में बताऊंगी। देन ये क्या होता है, ये यू शेप पूरा स्ट्रक्चर है जो, इसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ये याद रखना आप, कहाँ कहाँ क्या क्या, मैं इनके बारे में बताऊंगी। देन देखो लूप ऑफ हेनले हो गया यू शेप स्ट्रक्चर, फिर ये इधर आकर के ऐसे खुला है, इसको हम लोग डीसीटी बोलते हैं। और ये मेन डक्ट है जो, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। समझ में आया क्या क्या बताया मैंने। देखो ये तो है आपका बोमेन कैप्सूल, ये है आपका पीसीटी, ये यू शेप स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, है ना। ये आगे जाके खुलता है आपका डीसीटी में, एंड देन आपकी कलेक्टिंग डक्ट है। अब इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अब हम इन सब के बारे में क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पीसीटी क्या होती है ना। तो देखो आप सुनते हुए चलो ध्यान से। तो देखो क्या बताया मैंने, पीसीटी के बारे में, मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे, पीसीटी क्या होती है। तो देखो इसकी जो लाइनिंग है, देखो लाइनिंग हम सबकी पढ़ेंगे कि भाई वो किससे बनी हुई है। तो पहली बात, ये किससे बनी होती है, इसके अंदर की जो लाइनिंग होती है वो किससे बनी हुई होती है, पीसीटी की। लिखो उसके अंदर लिखो, ये कैसी होती हैं, ब्रश बॉर्डर्ड। ये देखो ये लिखा रखा, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लिखो फटाफट, ठीक है। तो पीसीटी में पहले इसके अंदर की जो लाइनिंग है वो किसकी बनी हुई होती है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो लिखो इसमें ब्रश बॉर्डर होती हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। अब आप कहोगे मैडम यहाँ क्या होता है, आपने ऊपर यहाँ तो बता दिया कि फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है, तो पीसीटी में क्या होता है, तो इसका एक ही फंक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखो बच्चे। यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। किडनी का काम ही क्या होता है, देखो हमारा जो वेस्ट होता है उसमें सिर्फ काम की चीज़ों को एब्जॉर्ब करते रहना। तो एक बात याद रखना, पीसीटी के अंदर क्या होता है आपका, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन। ये नोट्स काम आएंगे इसलिए लिख लो, ठीक है। तो पीसीटी के अंदर मैंने आपको क्या बताया, पीसीटी के अंदर मैंने बताया कि ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चे, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। वो जिस भी मिनरल सॉल्ट्स का होता है प्रोसेस में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है, समझ में आया। तो मैंने अब तक आपको बताया बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल में पोडोसाइट का फंक्शन बताओ। यहाँ पर ये जो मॉडिफाइड सेल हैं इनका काम होता है फिल्ट्रेशन का। और ये क्या होता है, ये जो इकट्ठा जैसे जाल सा है, इसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, मतलब ग्लोमेरुलस। ओके, पीसीटी का मतलब समझ में आया, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब आता है आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर है, लूप ऑफ हेनले, पिन जैसा यू शेप स्ट्रक्चर है जो, ठीक है। ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब इस लूप ऑफ हेनले में ट्विस्ट देखो क्या क्या चीज़ें हैं, देखो अब सुनो जरा ध्यान से। लूप ऑफ हेनले यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये ऐसे नीचे आ रहा है, नीचे उतर रहा है फिल्ट्रेट। तो ये जो नीचे आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और देखो ये ऐसे करके ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। ये क्या होता है आपका, असेंडिंग लिम्ब होता है। ये क्या होता है आपका, डिसेंडिंग लिम्ब। तो ध्यान रखना, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख लेती हूँ। देखो ये वाला होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले,
ये क्या है आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये जो नीचे उतर रहा है और ऊपर जा रहा है। तो देखो अब इनमें काम क्या होता है, इनके फंक्शन लिखो, हाथों हाथ लिखते हुए चलो। लूप ऑफ हेनले में आपका जो ये डिसेंडिंग लिम्ब है ना, डिसेंडिंग लिम्ब है, इसके आगे लिखो ये क्या होता है, परमिएबल टू वाटर लिखो। डिसेंडिंग लिम्ब है जो बच्चे, ये क्या होता है, परमिएबल टू वाटर। परमिएबल का मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर इस जगह पर क्या लगे हुए होते हैं, परमिएबल है। परमिएबल का मतलब है यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, ऐसे यहाँ से पानी है जो बाहर निकलेगा, परमिएबल बोला मैंने। ये जो लिम्ब है ये परमिएबल होता है पानी के लिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर चैनल्स होते हैं, लिखो यहाँ पर चैनल्स होते हैं। उन चैनल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा पोरिन्स बोलते हैं। एक्वा मतलब वाटर, पोरिन मतलब यहाँ चैनल, छेद है जिनमें से पानी बाहर निकलेगा। ओके, तो लिखो लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में मैंने क्या बताया, यहाँ पर क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब। लिखो ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब होता है जो कि परमिएबल होता है पानी के लिए, है ना। इसका मतलब आप एक बात बताओ, जो भी फिल्ट्रेट ऊपर से उतर रहा होगा उसमें क्या चीज़ होती है बच्चे, या तो पानी होगा और उसमें सॉल्ट होगा। तो पानी तो यहाँ से बाहर निकल रहा है, दैट मीन्स यहाँ सॉल्ट बढ़ता हुआ जाएगा। ध्यान से सुनो, सॉल्ट बढ़ता हुआ जाएगा अगर पानी निकलेगा तो याद रखना कि डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल किसके लिए है, पानी के लिए है। तो असेंडिंग लिम्ब है जो, ये परमिएबल किसके लिए होगा, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मतलब यहाँ से सॉल्ट बाहर निकलेगा। इसका मतलब यहाँ पानी ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। देखो परमिएबल का मतलब होता है वहाँ से उस चीज़ का निकल जाना। तो ये परमिएबल था पानी के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर चैनल्स लगे हुए थे जिनसे पानी बाहर निकल रहा था। तो याद रखना डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल होता है पानी के लिए, असेंडिंग लिम्ब परमिएबल होता है सॉल्ट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। मतलब यहाँ पर फिर कौन से चैनल होते हैं, यहाँ पर आयन के चैनल होते हैं जहाँ से आयन्स है, जो सॉल्ट है जो बाहर निकलता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पानी ज़्यादा मिलेगा, समझते हुए चलो बच्चे, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में कि किसके अंदर मैंने क्या क्या बताया है। तो लूप ऑफ हेनले में मैंने आपको डिसेंडिंग लिम्ब बताया और मैंने आपको इसमें असेंडिंग लिम्ब बताया। इसका मतलब देखो अब समझो क्या है, मैंने यहाँ पर क्या बताया, जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये परमिएबल है पानी के लिए, है ना, मतलब पानी यहाँ से बाहर निकला। तो ये इम्परमिएबल किसके लिए होगा, सॉल्ट के लिए होगा। ये परमिएबल है सॉल्ट के लिए, तो इम्परमिएबल होगा पानी के लिए। अब लूप ऑफ हेनले, देखो पीसीटी में मैंने बताया आपको मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, और आपका जो ये लूप ऑफ हेनले होता है इसमें क्या होता है, मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ क्या होता है, सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन होता है, ये बात याद रखना, सबसे कम क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये यहाँ पर आ गई आपकी डीसीटी, है ना, डीसीटी, ठीक है, डीसीटी। अच्छा इनके नाम भी हैं बच्चे, पीसीटी, डीसीटी। डीसीटी का मतलब हो गया डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी का मतलब क्या था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये लूप ऑफ हेनले, ठीक है, नाम पूरा याद रखना। तो अब आता है आपका डीसीटी। डीसीटी में क्या होता है, तो देखो सुनो अब जरा ध्यान से, डीसीटी है जो, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखो, डीसीटी में होता क्या है बच्चे, पहले तो यहाँ पर लिखो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल मतलब यहाँ कोई ना कोई कंडीशन लगेगी तभी रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ऐसे मीनिंग को समझा करो। इसका मतलब है यहाँ पर कोई ना कोई कंडीशन लगेगी तभी रीएब्जॉर्प्शन होएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, और इसी का दूसरा नाम नीट वाले फंसाने के लिए बोल देते हैं, तो उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन, फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन। ओके, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन या फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन। समझ में आया जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको, ठीक है। तो देखो डीसीटी है यहाँ पर, डीसीटी को में यहाँ पर किस तरीके का, देखो पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, लूप ऑफ हेनले में मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन, और डीसीटी के अंदर क्या होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। कंडीशन मतलब अगर बॉडी के अंदर कंडीशन लगेगी, अब वो कंडीशन क्या होएगी वो मैं आगे बताऊंगी। कंडीशन क्या होएंगी, मतलब अगर आप पानी पी रहे हो तो कैसे आपका डीसीटी काम कर रहा है, अगर आप पानी कम पीते हो तो आपका डीसीटी कैसे काम करता है, ये कंडीशन होती है। समझ में आया। तो डीसीटी क्या होता है, डीसीटी में क्या हो रहा होता है बच्चे, रीएब्जॉर्प्शन होगा, है ना। तो डीसीटी में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होगा, मतलब ये बॉडी की कंडीशन पे डिपेंड है ना, कि जब बॉडी को नीड होगी तो पानी को एब्जॉर्ब कैसे करना है, नहीं है तो कैसे है। ओके, इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक इतनी बात समझ में आई। तो ये था आपका डीसीटी। डीसीटी में होता क्या है, यहाँ पर बच्चे डीसीटी के अंदर आपके हार्मोन काम करते हैं, और स्पेशली कौन से हार्मोन यहाँ पर काम करते हैं, एडीएच और एल्डोस्टेरोन, ठीक है। कंडीशन लगती है तभी ये हार्मोन काम करते हैं। तो याद रखना हार्मोन कहाँ पे काम कर रहे होते हैं, एडीएच, डीसीटी। तो डीसीटी पे दो हार्मोन काम करते हैं, एडीएच और एल्डोस्टेरोन। देन
आपकी बॉडी का जितना भी वेस्ट होता है फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में आता है। देखो ये दोनों साइड से साइड निकाली होती है, मतलब ये सारा वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि यहीं से आउट होना होता है सारा वेस्ट है जो, ठीक है, यूरिन वगैरह है, पोटी वगैरह सब यहीं से आउट होने होते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट होती है जो सारे वेस्ट को कलेक्ट कर रही होती है। तो एक बात याद रखना, डीसीटी के ऊपर तो 2 हार्मोन काम करते हैं, एडीएच और एल्डोस्टेरोन, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर सिर्फ एक हार्मोन काम कर रहा होता है और वो होता है एडीएच। ओके, कौन सा काम कर रहा होता है? एडीएच, यही काम कर रहा होता है। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? तो देखो ये सारा हो गया आपका। अब देखो, अब आपकी बुक वाला डायग्राम है ना, अब समझो इस बुक वाले डायग्राम को, इसको और बड़ा कर लेते हैं। देखो अब आप बताओ कि इसमें आपको कोई डाउट है तो। देखो मैंने आपको ये बोमेन कैप्सूल बताया, पीला वाला देखो, अभी पीला वाला एनसीईआरटी बच्चे थोड़ा गोल गोल घुमाती है, ठीक है, ये समझ में आया पीला वाला। फिर पहला जो टर्न है उसको हमने पीसीटी बोला, ये आपका लूप ऑफ हेनले, ये नीचे उतर रहा है डिसेंडिंग, ये असेंडिंग है। देन ये वाला क्या है आपका? डीसीटी है, और ये आपकी क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है। समझ में आया? और जो ये रेड कलर की अलग से निकली हुई है इसके साथ, इसको बोलते हैं बच्चे वासा रेक्टा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा बोलते हैं। तो अब आपको ये डायग्राम समझ में आया बहुत अच्छे से? ये बताओ, पहले हर चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ऐसे नहीं, ट्रेन नहीं भगाना हमने, ठीक है। अब देखो यहीं पर देखो, अब यहीं पर मैं आपको एक टेबल बनवाती हूँ। जैसे मैंने आपको पूरा नेफ्रॉन के बारे में बता दिया, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसके बारे में? टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में, कि नेफ्रॉन होते कितने। देखो नेफ्रॉन एक किडनी में मैंने आपको बता दिया मिलियंस में नेफ्रॉन है ना। अब ये नेफ्रॉन भी तो कितने तरीके के होते होंगे, तो 2 तरीके के नेफ्रॉन होते हैं। लिखो बच्चे इस चीज़ को, नेफ्रॉन होते कितने? 2 तरीके के, तो लिखो। एक होता है कॉर्टिकल, लिखो एक बार, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक का नाम है, लिखो, एक को बोलते हैं जस्टा मेड्यूलरी। जस्टा, एक बार बच्चे इसको लिखने में इधर बन नहीं रहा, देखो 2 तरीके के नेफ्रॉन है, एक पे तो लिखो कॉर्टिकल, देखो एक पे लिखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और एक क्या होता है आपका? लिखो जस्टा मेड्यूलरी, लिखो जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ठीक है। 2 तरीके के नेफ्रॉन होते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए। एक होता है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा नेफ्रॉन कौन सा होता है आपका? जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ठीक है। अब नाम पता चल गया दोनों तरीके के। अब नंबर, अब पहला पॉइंट, नंबर कितना होता है इसका? नंबर ये कितने होते हैं नंबर में? आपके 80 से 85% जो आपकी बॉडी में नेफ्रॉन है वो कॉर्टिकल ही होते हैं। 80 से 85% मतलब नेफ्रॉन बॉडी से बाहर तो होंगे नहीं, बॉडी से बाहर, और वो कहाँ है? किडनी में, रीनल पिरामिड के अंदर। तो 80 से 2 तरीके के मैंने बताए, जिसमें से ये समझ लो 85% आपके कॉर्टिकल वाले होते हैं, तो बच गई जो परसेंटेज, मतलब 15 से 20% आपके जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन होते हैं। ओके, तो मैंने क्या बताया आपको नंबर में? 80 से 85% आपके कौन से नेफ्रॉन हैं? कॉर्टिकल हैं, और जस्टा मेडुलरी आपके कितने हैं? 20% के करीब है। पहले नंबर बताओ, क्लियर है? दूसरी बात, जैसे मैंने आपको ये रेड कलर की ये वासा रेक्टा दिख रही है ना, तो देखो सुनो, दूसरा पॉइंट लिखो इसके अंदर, कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन होते हैं इनमें वासा रेक्टा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर होती है। डिफरेंस देखो, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए सारा। मैं बच्चे बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चल रही हूँ, एनसीईआरटी में आगे पीछे टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, ज़्यादा नंबर में कौन से हैं आपके? कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ठीक है। कम नंबर में कौन से हैं? मतलब 20% के करीब कौन से आपके? जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, यहाँ वासा रेक्टा क्या है, ये अलग से इसका फंक्शन बताऊंगी आगे स्ट्रक्चर में। तो वासा रेक्टा यहाँ पर अपसेंट होती है, अपसेंट है, यहाँ पर वासा रेक्टा आपकी प्रेजेंट होती है। तीसरा पॉइंट लिखो, ये टेबल बना लो, समझाएंगे क्या क्या होती है। तीसरा पॉइंट लिखो यहाँ पर, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। पेरी ट्यूबुलर जो कैपिलरी है वो यहाँ भी होती है और यहाँ भी होती है, दोनों में होती है। लिखो पेरी, लिखो एक बार मैं रब कर दूँ। अब देखो यहाँ पर शॉर्ट में नाम बताती हूँ, ए देखो यहाँ पर कॉर्टिकल वाला चल रहा है, जस्टा वाला, तो यहाँ पर लिखो पेरी ट्यूबुलर, ठीक है। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी है जो दोनों में होती है, ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। चलो अब लेंथ देखते हैं इनकी। इसकी जो लेंथ होती है कॉर्टिकल वाले नेफ्रॉन की, लिख लो, इसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट होती है, मतलब छोटी होती है। यहाँ जो लेंथ है वो लॉन्ग होती है, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो छोटी होती है, यहाँ इसकी लेंथ है जो लंबी होती है। ओके, लिखो ये पॉइंट, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इसकी लेंथ है जो वो छोटी होती है, और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है जो इसकी लेंथ कैसी होती है? लॉन्ग होती है। तो कितने पॉइंट बता दिए, नंबर बता दिया,
और फिर मैंने लेंथ बता दी, वासा रेक्टा बता दिया, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बता दी। लास्ट पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर आपका जो यूरिन होता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में हेल्प कर रहा होता है ये, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में ये हेल्प कम, मतलब लेस, कम बनता है। यहाँ कंसंट्रेटेड यूरिन, कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब क्या, देखो आप लोग टॉयलेट जाते हो, दो तरीके का यूरिन आता है। अगर आप पानी बहुत पीते हो तो वाइट कलर का यूरिन आता है, और आप पानी कम पीते हो तो येलो कलर का यूरिन आता है। तो जो येलो कलर वाला होता है उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन। तो यहाँ पर ये क्या होता है, कॉर्टिकल वाले में कंसंट्रेटेड यूरिन कम बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा बनता है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है। अब आप बोलोगे मैडम काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बात याद रखना, यहाँ पर कंसंट्रेटेड यूरिन आपको ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर आपको कंसंट्रेटेड यूरिन है जो कम मिलेगा। समझ में आई बात, कंसंट्रेटेड यूरिन यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पर आपको कम मिलेगा। ओके, इतनी बात बताओ पहले, मुझे समझ में आई कि नहीं आई, देन मैं आगे आपको यूरिन फॉर्मेशन समझाऊंगी। समझ में आया इतनी बात, देखो, ठीक है, इतनी बात हो गई। अगर बच्चे, अगर मैं अब आपको यूरिन फॉर्मेशन बताती हूँ तो फिर वीडियो लेंदी हो जाएगा, फिर आपका वही रोना, मैडम इतना लंबा लंबा वीडियो बना देते हो कि पढ़ने में दिक्कत होती है। पहले बताओ ये चीज़ क्लियर हुई है अच्छे से, ठीक है। अब देखो, ये देखो यहाँ पर अभी मैंने, अब आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो मैंने, एक मिनट बच्चे, अब देखो मैंने आपको ये सारा बता दिया है, ये वाली चीज़ देखो, ये देखो मैंने आपको ये पूरा बता दिया है, बोमेन कैप्सूल वाला जो पार्ट है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो यूरिन फॉर्मेशन होगा, ओके, यूरिन फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे मैंने आपको देखो पीसीटी फंक्शंस इन सब के बता दी, यही सब मैंने अभी आपको बताया था। देखो पीसीटी है ना, लूप ऑफ हेनले, इनके फंक्शन बताए, डीसीटी बताया और कलेक्टिंग डक्ट बताया, यही सब कुछ बताया मैंने अभी आपको, है ना, यही सारी चीज़। तो ये देखो ये स्ट्रक्चर में ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट हो गई है, ये आपका लूप ऑफ हेनले है, ये कौन सा है आपका डिसेंडिंग वाला है, ये वाला दूसरा वाला कौन सा आपका, देखो इसी स्ट्रक्चर में अगर मैं आपको बताऊँ, यही सारा मैंने अभी आपको पढ़ाया है। देखो ये पूरा लूप ऑफ हेनले है, ये डिसेंडिंग लिम्ब, ये असेंडिंग लिम्ब, ओके। ये क्या था, डीसीटी था, ये क्या था, पीसीटी था, ये क्या था, बोमेन कैप्सूल था, एंड देन ये कलेक्टिंग डक्ट थी, ठीक है। तो देखो यही तो सारी चीज़ें अभी मैंने पढ़ाई थी आपको। अब देखो सुनो क्या बताया मैंने, पीसीटी की लाइनिंग बता दी थी, यही सब बताया मैंने, 80% इलेक्ट्रोलाइट यहीं पर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें मैंने बताई, लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, डीसीटी में क्या होता है, एंड कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़, यही सब कुछ मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको यही सारी चीज़ें बताई हैं। ये है आपका काउंटर, ये आगे बताऊंगी मैं आपको। अभी मैंने जो आज की वीडियो में आपको बताया है, यही पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको खोल करके पूरा बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगी, और आज मैंने आपको टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में भी बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको ऐड करवाना चाहूँगी बच्चे, वो आप लोग लिख लो, है ना। एक पॉइंट है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, ये जीएफआर बता देती हूँ, छोटी सी चीज़ है ये यूरिन फॉर्मेशन में, मतलब ये जो आगे हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊँगी कि यूरिन फॉर्मेशन जब आपका यूरिन कैसे बन रहा होता है स्टेप बाय स्टेप, तो एक छोटा सा पॉइंट है वो यहाँ पर आप लोग कर लो। देखो क्या आता है आपका जीएफआर, क्या होता है, मैं जिस तरीके से पढ़ाई उसी सीक्वेंस में चलना। अब आता है जीएफआर। जीएफआर क्या होता है, पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जीएफआर होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है ये। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग भी तो होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब कि देखो आपकी किडनी जब फिल्टर कर रही होती है, तो फिल्टर होने के बाद जो चीज़ नीचे उतर रही होती है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, फिल्ट्रेट, ठीक है। तो जीएफआर क्या है, अब सुनो, अमाउंट ऑफ, लिख लो डेफिनेशन लिख लो, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस बाय द किडनी, मतलब पर मिनट, मतलब हर मिनट में आपकी किडनी कितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट को आगे प्रोड्यूस कर रही है पर मिनट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएफआर बोलते हैं, ठीक है। यही लाइन लिखे यहाँ पर, जीएफआर मतलब हमारी किडनी हर मिनट में, देखो कितना काम कर रही है किडनी, हमारी किडनी हर मिनट में कितने फिल्ट्रेट को प्रोड्यूस कर रही है पर मिनट में, उसको बोलते हैं जीएफआर। और आपकी किडनी हर मिनट में कितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करती है, 125 ml पर मिनट, ओके। तो भैया अगर आपसे पूछा जाए पूरे दिन में कितना करती है, पूरे दिन में, तो पूरे दिन का निकालो, पर मिनट में कितना है, 125 है, ठीक है।
और 1 घंटे में मिनट कितनी है 60 है, और पूरे दिन में घंटे कितने 24। तो अगर आप इसको करोगे तो ये आएगा 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे। इसका मतलब क्या, 180 लीटर वेस्ट आपकी बॉडी, मतलब आपकी किडनी फिल्टर कर रही होती है। 180 लीटर बच्चे छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 180 लीटर आपकी जो किडनी है डेली इतना फिल्ट्रेशन कर रही है। तो क्या बच्चे इतना ही वेस्ट हम लोग बॉडी से बाहर निकालते? नहीं, हमारी किडनी बच्चे बड़ी समझदार है, इतना फिल्ट्रेट को बाहर नहीं निकालती है। इतना निकालेगी तो बच क्या गया बॉडी के अंदर, है ना। तो एक बात याद रखना, आपकी किडनी पर मिनट कितना कर रही होती है 125 ml, इतना फिल्टर बाहर निकाल रही होती है। तो पूरे दिन में कितना हो गया 180 लीटर हो गया पर डे में। पर इतना नहीं निकालती हमारी किडनी, वेस्ट में से भी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर, बनिया की तरह होती है हमारी किडनी। बनिया क्या करता रहता है, दूध से दही बना लिया, फिर उसका जो पानी बचा उससे पनीर, मतलब पूरा यूज अप कर लेना, कुछ वेस्ट नहीं करना। तो आपकी बॉडी, आपकी जो किडनी है वेस्ट पूरा फिल्टर निकाल रही होती है 180 लीटर, लेकिन उसमें से भी एब्जॉर्ब करती रहती है। और हमारी किडनी देखो बच्चे, सिर्फ कितना आपका वेस्ट है, जो 180 लीटर में से सिर्फ आपकी बॉडी 1.5 से 1.8 लीटर इतने ही वेस्ट को कहाँ तो 180 लीटर वेस्ट निकला पूरा है जो किडनी ने किया, लेकिन वो बाहर सिर्फ इतना निकाल रही होती है। ठीक है, एक बात याद रखना, इसका मतलब क्या हो गया, 100 में से अगर देखा जाए तो 1% वेस्ट ही है जो बाहर निकल रहा होता है यूरिन की फॉर्म में। ओके, बाकी का 99% बॉडी रीअब्जॉर्ब करती रहती है। अब यूँ लगा लो, आप एक बात लगा लो, कुछ लोग होते हैं, इतने होते हैं बच्चे, पूरे दिन में आधा गिलास पानी भी नहीं पीते, लेकिन किडनी तो बेचारी फिर भी काम कर रही है। तो यही मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करती रहती है, मतलब कचरे में से भी कचरे को छांटते रहना ताकि बॉडी उसका यूज अप कर सके। तो ये पॉइंट था। इसका मतलब क्या है, सुनो जरा ध्यान से, आपकी जो बॉडी किडनी है, आपकी किडनी बच्चे 180 लीटर फिल्ट्रेट बनाती है, लेकिन बॉडी से सिर्फ हम लोग कितना निकालते हैं, 1.5 से 1.8 लीटर ही बाहर निकाल रहे होते हैं यूरिन की फॉर्म में, वो भी। ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं। कहाँ 180 लीटर और कहाँ बच्चे 1.5 लीटर, है ना। किडनी कितनी मेहनत कर रही है सोचो, और 1% है। अब आप एक नॉर्मल परसेंटेज लगाओ 100 में से, तो 99% तो बॉडी रीअब्जॉर्ब ही कर लेती है, मतलब उन वेस्ट में से चीज़ों को निकालती रहती है, और सिर्फ 1% को यूरिन की फॉर्म में बाहर निकालती है। आगे बच्चे बात समझ में आ गई? तो ये GFR होता है, समझ में आया ये पॉइंट, ये जो पैराग्राफ है आपको समझ में आया। अब ये रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होता क्या है, कल पढ़ेंगे हम ये सब चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ है, वही चीज़ है। अब देखो, अगर किसी का ये जो फिल्टर करने का रेट है बच्चे, जरा सुनना जरा ध्यान से, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर किसी का GFR बढ़ गया, है ना, समझो उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। मतलब अब सुनो, जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर रहता है, सुनो जरा ध्यान से, इनके आपने सुना होगा ना, जिनका हाई BP रहता है उनकी किडनी खराब होती है। तो भैया वो किडनी क्यों खराब हो रही है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा तो GFR बढ़ जाएगा, जो अभी मैंने आपको GFR बढ़ाया, है ना। और ज़्यादा GFR मतलब ज़्यादा ये सब होने के कारण आपकी जो किडनी है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो समझ जाना, हाई ब्लड प्रेशर, हाई BP एंड हाई GFR। अगर GFR बढ़ना शुरू हुआ तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा GFR रहने की वजह से हमारी किडनी है जो बच्चे वो खराब हो जाती है। ठीक है, और आपकी जो बॉडी है, देखो अगर हम लोग पानी नहीं पीते, हम इतने महान हैं कि पानी भी नहीं पीते, तो अगर आप लोग पानी नहीं पीते हो तो आप देखो, जब पानी नहीं पीते, जो जितना कम पानी पीता है उसका जो बाथरूम है बच्चे, टॉयलेट है, यूरिन है, उतना ही पीले रंग का आता है और बदबूदार आता है। ठीक है, इसका मतलब देखो किडनी बेचारी कितनी मेहनत कर रही है, पर फिर भी यूरिन तो निकाल कर वेस्ट दे रही है ना। ठीक है, तो 4 टाइम कंसनट्रेटेड यूरिन हमारी बॉडी बना सकती है, ये बात याद रखना। ठीक है, 4 टाइम कंसनट्रेटेड का मतलब होता है येलो कलर का, है ना, जिसमें सॉल्ट ज़्यादा निकलेंगे बाहर और पानी कम निकलेगा बॉडी से, क्योंकि जिसकी बॉडी है वो इतना मतलब लीचड़ इंसान है कि पानी तो पी नहीं रहा है, सोचो। तो बच्चे जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे, सुनो ज़रा, जितना ज़्यादा पानी आप लोग पीते हो आपकी किडनी उतनी हेल्दी रहती है, और आप लोग अगर पानी कम पीते हो तो किडनी हेल्दी नहीं रहती, वो उस पर तो कष्ट आ जाते हैं उल्टा, तो किडनी खराब होती है बच्चे, और 100 बीमारियों को जन्म देती है। सोचो आपके ब्लड में से वो यूरिया को अलग कर रही है। तो अगर आप देखो, एक बात सुनो, जितना पानी आप पियोगे आपके बॉडी में कोई बीमारी नहीं निकल रहेगी, क्योंकि यूरिया आपकी बॉडी में इकट्ठा नहीं होगा तो गंदगी निकलती रहेगी। तो ज़्यादा पानी पियोगे, स्किन भी हेल्दी रहेगी, आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। देखो कलर डिसाइड नहीं करता गोरा या काला, लेकिन अगर आप सांवले भी हो तो भी आपकी स्किन ग्लो करेगी। ठीक है, और आप बीमार भी नहीं होंगे, और सबसे बड़ी बात, आप जल्दी से बुढ़े नहीं होंगे, हमेशा जवान दिखोगे,
है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है बच्चे। तो कल मैं अब आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी, यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ाऊंगी। तो आज आप लोगों को मैं इतना ही पढ़ाया। आज की वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया है ये चीज़ याद रखना। आज की वीडियो में मैंने आपको ये पूरा फंक्शन ऑफ ट्यूबुल मतलब पूरा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बताया है, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन बताया है, जीएफआर के बारे में बताया मैंने। कल हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। इतना आप लोग अच्छे से पढ़ के रखना बच्चे। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं हर सीक्वेंस में आपको वीडियो भेज रही हूँ, तो डेली की वीडियो को डेली सुनो, और नहीं सुनते हो तो बच्चे लॉस आप लोगों का है ना। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना आपका भी फर्ज बनता है करने का, ठीक है। तो ओके बच्चे, थैंक यू।